स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक जो इसका कभी कभी जो है एग्जाम्स में पूछ लेता है, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन जो है टॉपिक कंपटीशन से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है उसकी डेफिनेशन वगैरह पूछ सकता है। देखिए, म्यूटेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला जो टॉपिक है हम लोग का आज का वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन का टर्म जो है इसका काफ़ी ज़्यादा जो है म्यूटेशन जनरली अगर बात किया जाए तो एडवांटेजेस भी होता है और डिसएडवांटेजेस भी होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो यूनिवर्स में जो भी हमें डाइवर्सिटी स्पीसीज और प्लांट्स और एनिमल्स में जो भी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, वो डाइवर्सिटी का मेन पर्पज होता है कि उसमें उसकी जेनेटिक सीक्वेंस में वेरिएशन होना। और वो वेरिएशन कैसे होता है? बिकॉज ड्यू टू म्यूटेशन। देखिए, म्यूटेशन जब डार्विन ने अपना थ्योरी दिया था तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो म्यूटेशन है एक नॉन रैंडम फिनोमेनन है। ठीक है, यही उनका नियम जो है इनका ड्रॉबैक रहा। और इस चीज़ को क्लियर किए थे सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले जो है म्यूटेशन टर्म को क्लियर किया था। देखिए, जो म्यूटेशन टर्म को जो इन्होंने क्लियर किया था तो इन्होंने एक चीज़ बताया था, इनका जो मेन थीम था वो क्या था कि म्यूटेशन जो होता है एक रैंडम फिनोमेनन है, रैंडम। ठीक, और उसके बाद में जेनेटिकली जो है इनहेरिट होता है, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक, देखिए जो म्यूटेशन में जो इन्होंने बताया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने म्यूटेशन में इन्होंने बताया कि म्यूटेशन एक रैंडम फिनोमेनन है। इसका किसी भी प्रकार से म्यूटेशन हो सकता है। कोई ऐसा नहीं होता है कि हाँ म्यूटेशन एक पर्टिकुलर समय के साथ होगा, पर्टिकुलर जगह पे होगा, पर्टिकुलर टाइम पे होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और तीसरी चीज क्या होती है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ये जो कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस आता है नीट वगैरह में। देखिए, डिसकंटिन्यूअस जो फिनोमेनन होता है इसका क्या मतलब है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे यूनिवर्स में जो हमारे आसपास में जो इवोल्यूशन होता है, वो इवोल्यूशन जो है ग्रेजुअल होता है। ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे होता है। तो ये जो म्यूटेशन, ये जो इवोल्यूशन हो रहा है, इसमें वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। और जो डिसकंटिन्यूअस म्यूटेशन की बात हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि म्यूटेशन जो है ऐसा नहीं कि एक स्पीसीज में एक बार हो गया तो फिर वो इस म्यूटेशन बार बार होता जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक बार अगर म्यूटेशन हो गया तो वो स्पीसीज में फिर कुछ समय बाद म्यूटेशन होगा या फिर वो बार बार होता रहेगा। तो मतलब वो डिपेंड करता है, वो ऐसा नहीं कि कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि हमेशा स्पीसीज में मैंडेटरी है कि होता ही रहेगा, ऐसा नहीं। ये डिसकंटिन्यूअस फिनोमेनन है। ये जो है किसी भी पॉपुलेशन में अगर म्यूटेशन होगा भी और नहीं भी होगा, कुछ समय, कुछ स्टेज, कुछ जनरेशन के बाद भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है डिसकंटिन्यूअस फिनोमेनन है। देखिए, जो म्यूटेशन की हम लोग बात करते हैं तो म्यूटेशन दो टाइप्स का होता है। ठीक है, म्यूटेशन दो टाइप्स का होता है। पहला जो म्यूटेशन है, पहला म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो पहला जो होता है म्यूटेशन दो टाइप का होता है। एक होता है क्रोमोसोमल, दूसरा होता है जीन म्यूटेशन। टर्म से क्लियर हो रहा होगा। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, देखिए क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब होगा कि क्रोमोसोम्स में कहीं भी हो सकता है। जैसे पूरा इतना बड़ा अगर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में कहीं भी जो है ये म्यूटेशन हो सकता है। लेकिन जो जीन लेवल का म्यूटेशन होता है, सपोज ये डीएनए है, डीएनए में पर्टिकुलर सपोज ये जीन है,
सपोज जीन ए है, तो इस जीन के पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड पे जो है म्यूटेशन हो सकता है। तो जीन लेवल का म्यूटेशन जो है हमें कॉमन देखने को मिलता है, और क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होता है काफ़ी अगर कहा जाए तो रेयर होता है। अब क्रोमोसोमल जो म्यूटेशन होता है दो टाइप्स का होता है, एक होता है इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, एक होता है इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और एक होता है इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक, ये चीज समझ में आ? देखिए क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो टाइप्स का है, मैंने बताया कि एक होता है इंट्रा क्रोमोसोमस, और ये इंट्रा क्रोमोसोमस का मतलब क्या हो रहा है, ये क्रोमोसोम्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। और एक होता है इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है, क्रोमोसोम्स के जो है वो किनारे पे होगा, ठीक है। किनारे पे क्या, अगर हम इसमें बात करें तो जैसे इसमें क्या होगा कि अच्छा इसका आगे देखते हैं तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए जो इसमें म्यूटेशन इंट्रा जो होता है इसमें दो टाइप्स का होता है, एक होता है डिलीशन और दूसरा होता है इन्वर्जन। और जो इंटर होता है, इंटर में भी दो टाइप्स का होता है, इंटर में भी दो टाइप का होता है। देखिए पहला होता है डुप्लीकेशन और दूसरा होता है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो ये चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा समझना जरूरी है। देखिए क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो है, इंट्रा और इंटर। इंट्रा में जो है दो है, डिलीशन और इन्वर्जन, और इसमें डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन। अब देखिए इसको बारी बारी से समझते हैं। पहले क्या है, पहले जैसे हम लोग बात करते हैं डिलीशन का। डिलीशन से टर्म से क्लियर हो रहा है कि जो डिलीशन टाइप्स का क्रोमोसोम म्यूटेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि किसी भी कोई पार्ट है, जैसे सपोज ये डीएनए है, जैसे सपोज ये क्रोमोसोम्स है, जैसे ए बी सी डी ई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिलीशन हो रहा है। सपोज मान लीजिए जैसे कोई एंजाइम है जो यहाँ से जो है कट किया, तो इसका क्या बनेगा, इसका जो अगला स्ट्रैंड आएगा वो इस तरह से बनेगा, ए बी और ई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी और डी बन जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा डिलीशन के बाद, ये होता है डिलीशन टाइप ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। डिलीशन में क्या हो रहा है कि कोई जो है डीएनए का जो छोटा सा फ्रेगमेंट है वो जो है क्या हो रहा है, कट करके जो है बाहर निकल जा रहा है। देखिए ये जो है दो टाइप्स का होता है, एक होता है टर्मिनल होता है, या तो इसमें क्या होता है न्यूक्लियोटाइड को टर्मिनल से काट के निकाल दिया जाएगा डीएनए फ्रेगमेंट को, या तो फिर क्या होता है इन्वर्ट होता है, या फिर अंदर से, जैसे मैंने ये बताया था, ये देखिए बीच में से न्यूक्लियोटाइड को सी और डी को निकाला हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि जो टर्मिनल होता है, टर्मिनल में डी और ई निकल जाएगा। यहाँ पे जो है इंटरनल जो मैंने बताया, इनर्ट जो बताया मैंने, उसमें सी और डी निकला, मतलब बीच वाला पार्ट निकलना, ठीक है। तो ये रहा डिलीशन। दूसरा जो है इसमें, इसको मैं इसी जगह बना रहा हूँ, देखिए दूसरा जो है इसमें, दूसरा है इन्वर्जन। जैसे यहाँ पे क्या है, ठीक। देखिए इन्वर्जन में क्या होता है, 180 डिग्री रोटेशन हो जाता है इन्वर्जन। कोई 60 डीएनए क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट होगा जिसका 180 डिग्री रोटेशन हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज इसका जो है क्या हो रहा है, रोटेशन इन्वर्जन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा डी और सी हो जाएगा, और फिर ई, सॉरी हाँ, फिर उसके बाद हो जाएगा ई
एफ जी। ठीक है, तो ये रहा इसका जो है इन्वर्जन हो जाता है। देखिए इन्वर्जन में क्या हो रहा है, इन्वर्जन में जो इसके डीएनए फ्रैगमेंट है रिवर्स हो जा रहा है। ठीक है, तो इन्वर्जन है। देखिए बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा इसमें जानना जरूरी है हम लोगों को। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा जानते रहिए। और दूसरा चीज़ हमने बताया कि इंटर क्रोमोसोम्स में हमने बताया कि दो होता है, एक होता है डुप्लीकेशन। देखिए डुप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे सपोज क्रोमोसोम्स सी और डी है, तो इसमें जैसे ए बी सी डी ई एफ है, तो इसमें क्या होता है किसी भी 7 डीएनए फ्रैगमेंट का डुप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे हो जाएगा। देखिए जैसे ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी डी, फिर डी सी। ठीक, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा ई एफ जी। देखिए यहाँ पे इसका डुप्लीकेशन हो गया, ये क्या हो रहा है डुप्लीकेशन। देखिए ये जो मैं इसको बता रहा हूँ ना, इसका मेन होता है कि क्रोमोसोम्स का जो म्यूटेशन होता है ये इसी सब फिनोमेना से होता है, ऐसे ही रूट जो है फॉलो करता है। तो कोई जरूरी नहीं कि इस तरह से अगर क्रोमोसोम्स में इतना ज़्यादा जो है वो वेरिएशन होता है तो बहुत ज़्यादा उसमें कैंसर की जो है चांस हो जाते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है अगर बुक में दिया है तो। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा इस तरह से दिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। अगला है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि सपोज मान लीजिए 2 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए 2 क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स नंबर 1, क्रोमोसोम्स नंबर 2। ठीक, अब मान लीजिए इसका जो न्यूक्लियोटाइड जो इसके डीएनए जीन है पी क्यू आर एस टी है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स का जो ये पार्ट होता है, इसमें जैसे क्रॉसिंग ओवर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक एक्सचेंज रहता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी सी डी ई, और इसका क्या हो जाएगा, इसका लास्ट पार्ट यस और टी हो जाएगा। सॉरी, इसको मैं रेड से लिख दे रहा हूँ, इसको ये हो जाएगा यस और टी हो जाएगा। और अगला इस पे देखिए क्या हो जाएगा पी क्यू आर, और इसका जो टर्मिनल पार्ट है क्या है एफ और जी। तो इन दोनों का क्या हो रहा है ट्रांसलोकेशन क्या है। ठीक, तो ये सारी चीजें रही, इतना चीजें जानना जरूरी था। ठीक, अब देखिए अगला जो इसमें हम लोग को पढ़ना है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन इसको हम लोग मॉलिक्यूलर में बहुत अच्छे से देखेंगे जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर जीन को म्यूटेट कर देते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब हम लोग ओपेरान मॉडल पढ़ेंगे तो ओपेरान में मैं बताऊंगा कि अगर लैक आई को म्यूटेट किया तो लैक आई को म्यूटेट किया तो फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और इस तरह से हम लोग म्यूटेशन करके जो है हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। काफ़ी म्यूटेशन जो जीन म्यूटेशन है काफ़ी आगे इसको हम लोग अच्छे से पढ़ना है। बाकी यहाँ पे जितना चीज़ें हम लोग को जानना है इसको समझते चलते हैं। इसमें कुछ चीज़ें देखिए, जीन म्यूटेशन में 3 चीजें हम लोग को पढ़नी है। पहली चीज पढ़नी है सब्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज पढ़नी है डिलीशन। तीसरी चीज पढ़नी है हम लोग को इन्वर्जन हम लोग पढ़ चुके हैं, डिलीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें खाली हम लोग को सॉरी इन्वर्जन नहीं है, इंसर्शन। ठीक, डिलीशन हम लोग पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन हम लोग को देखेंगे अच्छे से। देखिए इंसर्शन कुछ है, टर्म से क्या हो रहा है क्लियर हो रहा है। इंसर्शन जैसे ये डीएनए फ्रैगमेंट है, इस डीएनए फ्रैगमेंट में क्या हो रहा है कि कोई मान लीजिए जैसे ये जीन है, सपोज जीन ए है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कोई हमें जीन डिजायर्ड जीन है, जैसे ये है बी,
तो इस बी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो इसका अगला जो है इसका क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये भी हो गया, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो किसी भी क्रोमोसोम्स के किसी भी डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स पे जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स को ऐड करना ही क्या हुआ, इंसर्शन हुआ। देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन हम लोगों को जानना है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है किसी भी न्यूक्लियोटाइड को या उसमें से डीएनए से सब्स्टिट्यूट करना है। पर्टिकुलर देखिए जीन की बात हो रही है, जब हम लोग जीन की बात करने लगेंगे तो जीन में हम लोग पर्टिकुलर एक न्यूक्लियोटाइड को हम लोग देखने लगेंगे, ठीक है। जीन में अब जीन में एक न्यूक्लियोटाइड को अल्टर करने के बाद प्रोटीन में भी काफी अल्टरेशन देखने को मिलता है। इसीलिए जीन म्यूटेशन जो होता है काफी जो है बहुत ही रेयर होता है, लेकिन उसका जो म्यूटेशन होता है वो काफी जो है इफेक्टिव होता है। वो फिनोटिपिक कैरेक्टर में हमें देखने को मिलता है और ऑफस्प्रिंग में भी जो उसका इफेक्ट देखने को मिलता है वो तो मिलता ही है। इसी के बेस पे हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन जो होता है, सब्स्टिट्यूशन दो टाइप का होता है। पहला होता है ट्रांजिशन, ठीक। देखिए पहला है, जैसे अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें ट्रांजिशन है। देखिए पहला ट्रांजिशन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजिशन में इस चीज को देखिए, सिंपल सा इसका लॉजिक है। जब प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस रिप्लेस हो जाए प्यूरिन से और पायरिमिडीन का नाइट्रोजनस बेस जो है रिप्लेस हो जाए पायरिमिडीन से, तो इस टाइप को जो है हम बोलते हैं ट्रांजिशन। जैसे एग्जांपल देखिए, जी रिप्लेस कर दे ए को, हाँ, और उसके बाद में ए रिप्लेस कर दे जी को, और सी रिप्लेस कर दे टी को, और उसके बाद में और फिर इसके बाद में है यूरासिल रिप्लेस कर दे ए को, ठीक। तो इस तरह से जो है, सॉरी ये नहीं होगा टी, ठीक। तो इस तरह का जो म्यूटेशन होगा ट्रांजिशन म्यूटेशन होगा, मतलब प्यूरिन रिप्लेस टू प्यूरिन, pyrimidine रिप्लेस टू pyrimidine, ठीक, इस तरह से। और अगला होगा ट्रांसवर्जन, दूसरा है इसमें, इसका ठीक रिवर्स होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में क्या होता है, प्यूरिन रिप्लेस पायरिमिडीन, ठीक। जैसे क्या होगा, गुआनिन रिप्लेस करता है किसको, साइटोसिन को, सॉरी थाइमिन को, और एडेनिन रिप्लेस करता है किसको, साइटोसिन को, ठीक। तो ये हो गया ट्रांसवर्जन। अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, जब हम लोग अगला इसमें देखते हैं तो इसमें इसका जो है कुछ चीजें जो एनसीईआरटी में भी दी है। जैसे हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, मिससेंस और नॉनसेंस म्यूटेशन। मिससेंस एंड नॉनसेंस म्यूटेशन। मिससेंस और नॉनसेंस म्यूटेशन। देखिए मिससेंस और नॉनसेंस म्यूटेशन का क्या मतलब होता है। मिससेंस मतलब जिसका कोई सेंस ही ना हो। जैसे हम लोग जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब कोई डीएनए की हम लोग बात करते हैं तो उसमें पहले होता है प्रमोटर होता है, फिर स्ट्रक्चरल जीन होता है, फिर उसके बाद में टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन में कुछ कोडान पाए जाते हैं जो कि इस जीन को ट्रांसक्रिप्शन से रोकते हैं। वो कोडान 3 टाइप के होते हैं, UAA, UGA और UAG। इनको हम लोग बोलते हैं स्टॉप कोडान, ठीक। जब देखिए जब कोई ऐसा म्यूटेशन हो जाए, इसको हम देखिए ये तो ये हम नॉनसेंस बता रहे हैं, ठीक है।
नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि जब किसी डीएनए में न्यूक्लियोटाइड को अल्टर कर दिया जाए, अल्टर होने के बाद वो स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉनसेंस टाइप ऑफ म्यूटेशन। जो 3 टाइप्स के जो कोडॉन है, ये है स्टॉप कोडॉन। ये स्टॉप कोडॉन जब कोई भी न्यूक्लियोटाइड का अगर म्यूटेशन हुआ, उसमें स्टॉप कोडॉन का फॉर्मेशन हो गया, तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होना पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये नॉनसेंस म्यूटेशन रहा। अब देखिए मिससेंस म्यूटेशन को काफी अच्छे से देखना है। इसमें मिससेंस म्यूटेशन को बताने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जो जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में हम लोग को पता है कि हीमोग्लोबिन टेट्रामर होता है, अल्फा 2 और बीटा 2। तो जो बीटा स्ट्रैंड होता है, बीटा जो उसका प्रोटीन, जो बीटा सब यूनिट होती है, उसमें जैसे अगर हम उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है, तो डिजीज कॉल होती है, जिसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। देखिए एक हम लोग ले रहे हैं नॉर्मल पर्सन, और एक ले रहे हैं हम लोग। देखिए मिससेंस म्यूटेशन का मीनिंग पहले क्या होता है। मिससेंस म्यूटेशन का मीनिंग ये होता है कि जैसे कोई अमाइनो एसिड्स जो है, जैसे मान लीजिए कोई डीएनए है, सपोज जीन ए है, अगर ये जो है जीन किसी मान लीजिए जैसे एलानिन अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, तो अगर इसमें किसी प्रकार का म्यूटेशन हो और ये जो है एलानिन को न कोड करके किसी दूसरे मान लीजिए कोई एक्स अमाइनो एसिड को कोड करने लगा, जो अमाइनो एसिड जो है इससे केमिकली जो है डिफरेंट, केमिकली कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोफोबिक रहेगा तो वाटर हीटिंग होता है, जो अंदर रहेगा, प्रोटीन के अंदर रहेगा। तो जब इसमें म्यूटेशन हो जाएगा, तो ये अभी हाइड्रोफिलिक है तो ये बाहर रहेगा, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर अल्टर होगा। तो इसकी अल्टरेशन के कारण क्या होता है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमें डिस्टर्ब हो जाता है, तो प्रोटीन फंक्शनल नहीं रह जाती है। देखिए फिर से बता रहा हूँ, मिससेंस म्यूटेशन में क्या हो रहा है, ऐसा म्यूटेशन होता है जो म्यूटेशन प्रोटीन की स्ट्रक्चर को टोटली अल्टर कर देता है। जैसे सपोज कोई प्रोटीन है, इस प्रोटीन में मान लीजिए कोई अमाइनो एसिड ए है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ये अमाइनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक है तो ये अंदर रह रहा है, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर सर्कुलर हो रहा है। सपोज यहाँ पे जब म्यूटेशन हो जाता है, मिससेंस म्यूटेशन हो जाता है, तो क्या होता है कि जब यहाँ मिससेंस म्यूटेशन हो रहा है, तो जो प्रोटीन बन रही है वो प्रोटीन जो है मान लीजिए इस शेप में बन रही है, बीन शेप में बन रही है, और यहाँ पे जो प्रोटीन ये है, ये प्रोटीन की जगह मान लीजिए कोई वाई आ गया, और वाई जो प्रोटीन है ये क्या कर रहा है, बाहर साइटोप्लाज्म से कांटेक्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया। तो जब ये इस फॉर्म में जो है एक्टिव फॉर्म में था, तो ये जो फॉर्म है इसका इनएक्टिव फॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे देखने को मिलता है। इसके कारण प्रोटीन जो है अपनी एक्टिविटी लॉस भी कर सकती है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी गेन भी कर सकती है, जिसके कारण कैंसर होता है। आई बात समझ में? अब देखिए इसको कैसे हम लोग देखते हैं। जैसे हमने एक नॉर्मल पर्सन का जो है हीमोग्लोबिन लिया, और दूसरा जो है सिकल सेल एनीमिक पर्सन का जो है हीमोग्लोबिन लिया। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये जीन है GAG, ठीक। अब GAG जो जीन है ये कोड करेगा, ये जो है DNA है, और इसका भी अगर सिकल सेल है, इसका भी पहले क्या होता है GAG होता है, ये भी इसका जो है क्या है DNA है, ठीक। अब इसके बाद में क्या होता है कि अब mRNA बनेगा, mRNA जो बनेगा कैसा बनेगा इसका, ठीक कॉम्प्लीमेंट्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा GUG बनेगा, ये क्या हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसका भी क्या होगा mRNA बनेगा, जो ये भी क्या होगा GUG हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अंतर कहाँ मैं ला रहा हूँ। अब ये क्या करता है, ये कौन सा अमाइनो एसिड ट्रांसलेशन के बाद क्या कोड करता है, ट्रांसलेशन के बाद जो है, और ये ट्रांसक्रिप्शन इसको बोलते हैं, ठीक। इसका जो अमाइनो एसिड होता है वो ग्लूटामिन होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, तो सॉरी ग्लूटामिन लिखते हैं, ग्लूटामिक एसिड, ठीक, ग्लूटामिक एसिड होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे यहाँ पे जब म्यूटेशन हो जाता है, तो यहाँ पे G की जगह जो है क्या आ जाता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे C हो गया,
ठीक है। जैसे ए में अगर म्यूटेशन हो गया तो यहाँ पे मान लीजिए सी हो गया, तो अब इसकी म्यूटेशन होने के बाद जब इसका ट्रांसलेशन होगा, तो सपोज ये ट्रांसलेशन जब है, जब GUG जो है ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा है, तो GCG जो है वैलिन अमाइनो एसिड को कोड करने लगता है। वैलिन अमाइनो एसिड जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, और ये ग्लूटामिक अमाइनो एसिड जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये जो है RBC की स्ट्रक्चर को अल्टर कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण उसमें सिकल सेल कंडीशन क्रिएट होती है और उस RBC का जो राउंड शेप होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ओवल शेप बन जाता है। यही रीजन है कि मिससेंस म्यूटेशन में किसी पर्टिकुलर एक न्यूक्लियोटाइड को अल्टर करने के बाद हमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक, इतना चीज है। देखिए हम इसको यहाँ पे अगर हम इसका थोड़ा सा अल्टरेशन कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम लोग यू रखते हैं, तो इस प्रकार का जो GAG कोड कर रहा है ग्लूटामिक, तो GUG कोड कर रहा है वैलिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे GAG, ठीक है, ठीक ठीक। ये पूरा रहा मिससेंस म्यूटेशन। ये सिकल सेल में पर्सन का रहा हीमोग्लोबिन, ये नॉर्मल पर्सन का हीमोग्लोबिन रहा, तो इस प्रकार से हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर हम लोग को पढ़ना है। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है उसमें फेनाइलकीटोनुरिया, एल्केप्टोनुरिया और उसके बाद में सिकल सेल एनीमिया, वहाँ पे भी इस चीज़ को बताऊंगा काफ़ी अच्छे से, लेकिन यहाँ पे मिससेंस म्यूटेशन का एक एग्जांपल था, या इसको या तो पॉइंट म्यूटेशन भी बोल सकते हैं। पॉइंट म्यूटेशन क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर ये न्यूक्लियोटाइड में चेंजिंग हो रहा है, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट म्यूटेशन, और आई होप कि समझ में आया होगा। और अगर वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई अगर क्वेरीज हो तो उसको कमेंट बॉक्स में डालें। और बाकी जो चीज़ें आगे का जो टॉपिक है इसको हम लोग कंटिन्यूसली धीरे धीरे देखते चलेंगे। और बस कोशिश ये रखिएगा कि एक मेन कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मेन कॉन्सेप्ट से पढ़ने के बाद ही सारे चीज़ें, क्वेश्चंस जो होते हैं इजली जो है सॉल्व होते हैं, ठीक है। बाकी हम रट के कंपटीशन को हम लोग क्वालिफाई करना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो बी केयरफुली और उसके बाद में अच्छे से इसको पढ़िए। ओके, थैंक यू।